गुड इवनिंग एवरीवन। निवेश एक्सपर्ट टॉक सीरीज सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम श्रेया है और मैं आज की इवेंट की होस्ट हूँ। इवेंट में जुड़े सभी पार्टिसिपेंट अभी केवल सेशन को सुन सकते हैं। इवेंट के दौरान आप अपने चैट बॉक्स के माध्यम से अपने सवाल हमें सेंड करके सेलेक्टिव क्वेश्चन हम आपका कवर कर लेंगे। आज का इवेंट बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे साथ मिस्टर विशाल कपूर जी जुड़ चुके हैं। Mr. Vishal Kapoor has 2 decades of rich experience in financial service across business. Prior to joining IDFC AMC, Mr. Kapoor worked with Standard Chartered Bank as a managing director and head of wealth management. In his prior stint, Mr. Kapoor has been associated with American Express and ITC AMC, working across geographies. At MX, he was the Senior Director and Head of Financial Advisory Service in India. He also served as Director and Head of Product for American Express Global Financial Service based at New York. मैं विशाल कपूर जी का स्वागत करना चाहूंगी और हमारे साथ निवेश टीम के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिसर्च टीम मिस्टर आनंद शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, जो इस सेशन में मिस्टर कपूर जी से कुछ सवाल पे चर्चा करेंगे। As rightly quoted by Benjamin Graham, successful investing is about managing risk, not avoiding it. जी हाँ, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं Zip Your SIP, avoiding critical error while investing through SIP. I am sure आप सभी इस इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन को सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। तो वक्त जाया ना करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर विशाल कपूर जी से कि वो इस सेशन को आगे लेकर जाएं। Over to you, Vishal Kapoor ji. Thank you very much and hello everyone. बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सेशन ज्वाइन करने के लिए। मेरा ये मानना है कि जैसे आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट में हम सब रिटर्न चाहते हैं, बट रिस्क या बाकियों के जो एरर्स हैं वो देख के अगर हम कुछ सीख सकते हैं तो वो अच्छी बात रहेगी कि रिस्क मैनेज कैसे कर सकते हैं। और इस सेशन में मैं चाहता था कि सिप तो अब काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है, बट जो हम बिहेवियरली देखते हैं अपने इन्वेस्टर्स में या मार्केट में कि भाई क्या क्या चीज़ें थोड़ी बेटर करी जा सकती हैं, वी थॉट कि वो हम 3-4 चीज़ें आपसे शेयर करें एंड फिर उसके बाद अनंत जी के साथ वील टेक योर फीडबैक इज वेल एंड अगर और कोई क्वेश्चंस हो। सो इफ इट्स ओके अनंत, आई वांटेड टू टेक अबाउट हाफ एन आवर और सो टू फर्स्ट टेक यू थ्रू अ फ्यू ऑफ द कॉमन एरर्स और क्रिटिकल एरर्स जो हम देखते हैं कि लोग SIP करने में कभी कभी कर जाते हैं, और फिर उसके बाद अगर अगर क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम ओपन अप करें तो फिर देन वी कैन वॉक थ्रू देम और वी कैन टॉक थ्रू देम। बिल्कुल विशाल जी, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज प्रोसीड। ओके, जैसा कि आप जानते हैं मैं मुंबई में बेस्ड हूँ और मुंबई में बॉलीवुड भी बेस्ड है, तो आई थॉट कि हम 3-4 चीज़ें 5 चीज़ें आज डिस्कस करेंगे, और क्यों ना हम राज और सिमरन की स्टोरी के साथ। तो हमारे राज आज के हैं राजकुमार साहब, जो 25 साल के हैं, जो इंटीरियर डिज़ाइनर है, वो उनका काम है, उसमें उन्होंने पढ़ाई करी है। बहुत ही प्रोफेशनल है राज, काफ़ी इंटेंस है, जब काम में घुसते हैं तो पूरे काम में जी जान लगा देते हैं, बट साथ में फन लविंग भी है, ट्रैवल करते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, ही लाइक्स टू हैंग आउट। एंड अगर एक अप्रोच पूछे उनसे कि भाई आपकी लाइफ में क्या अप्रोच है, तो उनका अप्रोच है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आज जो करना है कर लो और दोस्तों के साथ रहो, मजा मस्ती करो। तो ये हमारे राज। सिमरन से मिल लेते हैं। सिमरन भी 25 साल की हैं अभी, वो ऑक्यूपेशन से इंजीनियर है। वो अपने एज तो 25 है लेकिन वो काफ़ी मैच्योर प्रोफेशनल, उनके हिसाब से भाई लाइफ में थोड़ा बैलेंस होना चाहिए, तो हमें मजा करना है, मस्ती करना है, बट बैलेंस भी जरूरी है। सिमरन इंजीनियर तो हैं बट पेंट करती हैं, रीडिंग करती हैं, और उनसे अप्रोच पूछें कि लाइफ में आप क्या क्या आपकी सोच है, तो उनका अप्रोच है कि भाई कल हो ना हो तो आज जो कर सकते हो कर लो। तो ये दोनों हैं हमारे राज और सिमरन। अब इनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में शुरू करते हैं। तो अगर हम राज से शुरू करें, राज का एक मोटो रहा है कि स्पेंड नाउ एंड सेव लेटर, कि भाई आज तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो आज तो अपना स्पेंड कर लो एंड सेविंग के लिए तो काफ़ी टाइम बचा है, अभी तो मैं 25 साल का हूँ, तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी तब तो सेव भी कर लेंगे। तो उन्होंने अपने लाइफ में 35 साल से
रेगुलर सेविंग्स करनी शुरू करी। 35 क्यों? क्योंकि जब तक आप समझ सकते हैं कि 25 साल के थे, फिर उनकी शादी हुई, बच्चे हुए, और जब तक 35 तक पहुंचे तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी चढ़ चुकी थी। तो उन्होंने सोचा कि भाई अब अपना फ्यूचर के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, तब मैं इन्वेस्ट करना शुरू करता हूँ। और उसके बाद से 35 से लेके 25, उसके बाद 25 साल तक, 60 साल तक, 35 प्लस 25, उन्होंने बहुत ही रेगुलरली इन्वेस्ट किया। तो बहुत अच्छी चीज करी उन्होंने, बहुत अच्छे से रेगुलरली इन्वेस्ट किया। 50,000 रुपए की SIPs वो कर पाते थे हर महीने। तो स्वाभाविक है कि उन 25 सालों में उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए जमा कर ली। 50,000 इंटू 12 इंटू 25, तो वो उनकी कैपिटल हो गया, या वो उनकी सेविंग हो। अब उनका जो इन्वेस्टमेंट था, हम अज्यूम कर रहे हैं कि 14% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड होता गया। ये ऐसा होता नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, बट ऑन एवरेज ये हो भी सकता है। काफी सारे इंडियन मार्केट में म्यूचुअल फंड ने इस टाइप का रिटर्न दिया भी है। तो 14% का रिटर्न उन्हें मिला। तो उनका 60 साल में उनका कॉर्पस कितना बड़ा हो गया होगा? वो हो गया 14 करोड़। Anant, I don't know if participants can actually put comments in the chat box. Can they? They can. They can. तो my invitation to all the participants would be कि अगर आपको कोई रिस्पॉन्स देना है या आंसर देना है, अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं या आपका व्यू लेना चाहूं, तो प्लीज फील फ्री। आप चैट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक दीजिए, अपने आंसर्स भी दीजिए, अपना जो थॉट्स है वो भी शेयर करिए। सो प्लीज जॉइन मी इन डूइंग दैट, and we'll see that we can be more interactive, although it is a virtual forum. Okay, moving on, let's look at Simran's journey. तो सिमरन का जो बैलेंस व्यू है, उसके हिसाब से सिमरन ने सोचा कि नहीं, सेविंग पहले कर लेते हैं, स्पेंडिंग तो बाद में होती रहेगी। तो सिमरन ने उल्टा अप्रोच अडॉप्ट किया। उसने किया कि 25 साल से उसने सेविंग शुरू कर दी, इन्वेस्टिंग शुरू कर दी, और जब स्पेंडिंग का टाइम आता है 35 के बाद, तो उसने अपनी इन्वेस्टमेंट बंद कर दी। तो उसने खाली 25 से 35 साल के बीच में 10 साल खाली सेविंग करी, जम के सेविंग करी। और 35 के बाद उसका मानना था कि भाई एक्सपेंसेस तो बढ़ने वाले ही हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, और सब हैं, पेरेंट्स की देखभाल करनी है, एसेट्स क्रिएट करने हैं लाइफ में, घर, गाड़ी, वेकेशन वगैरह वगैरह। तो अभी जितना सेव कर सकते हैं 10 साल कर लो, उसके बाद छोड़ दें। तो सिमरन ने 25 से 35 साल तक खाली 10 साल के लिए सेविंग करी। उसने भी इन्वेस्ट किया 50,000 रुपए पर मंथ SIP। तो सिमरन ने खाली 60 लाख रुपए एक्चुअली सेव किए। अगर आप ऐसे देखें 50,000 इंटू 12 इंटू 10, तो खाली 60 लाख रुपए इसने सेव किए। ये देखने की बात है कि सिमरन ने खाली 60 लाख रुपए सेव किए और राज ने 1.5 करोड़ रुपए सेव कर लिए थे। अब आपको क्या लगता है कि राज की राशि तो 14 करोड़ हो गई, सिमरन की राशि कितनी हुई होगी? If anyone wants to guess? And I don't know if you can see the responses from anyone. No, we haven't received any reply from any of the Okay, participants. no worries, no If worries. anybody can guess about it, कोई अगर इसका आंसर देना चाहे, प्लीज अपने चैट बॉक्स में एक बार प्लीज राइट करिए। More No than guess. Raj. Okay, पाटिल जी ने कहा है 2 करोड़। ओके, अमित जी का कहना है 2 करोड़ होगा। 60 लाख का 2 करोड़ हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सिमरन ने एक्चुअली 35 करोड़ का कॉर्पस जमा कर लिया। अब आप ये सोचिए कि उन्होंने खाली 10 साल सेविंग करी, 25 से 35, 60 लाख रुपए खाली सेव किए, लेकिन जब वो 60 साल की उम्र पे पहुंची, तब उनका कॉर्पस राज से 2 गुना से भी ज्यादा हो गया। और ये जो आपने अभी देखा, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अस गेस कि राज ने तो अच्छा किया है, 14 करोड़ का उसने कॉर्पस अपने लिए खड़ा कर लिया, बट सिमरन का कॉर्पस उसका डबल से भी ज्यादा था। वो हम कितने लोगों ने हमने ये सोचा था, इज अ क्वेश्चन टू आस्क। सो जो पहली लर्निंग या पहली इंसाइट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि भाई अर्ली स्टार्ट करना अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में कितना इंपॉर्टेंट है।
आई एम होपिंग कि ये राज और सिमरन की स्टोरी के थ्रू आपने देखा कि सिमरन ने 25 से 35 साल में खाली 10 साल सेविंग करी और उसको छोड़ दिया, 35 से 60 साल तक वो छोड़ दिया उसको, और उसका जो कॉर्पस था, उसकी जो राशि थी, वो राज से दुगने से भी ज्यादा थी। एंड ये इसलिए होता है, इंट्यूटिवली हम लोग ये नहीं समझ पाते, बिकॉज ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कमाल। और कंपाउंडिंग हमें मेंटली कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, दैट इज वेल अंडरस्टूड, लॉट ऑफ रिसर्च हैज टोल्ड अस दैट, कि हम जब सोचते हैं तो हम इतना सोच नहीं पाते हैं कि 60 लाख की राशि एक्चुअली 35 करोड़ हो जाएगी। तो जो गेसेस आते हैं नॉर्मली वो 60 का 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ इतना तक पहुंचता है, बट 35 करोड़ सोचना डिफिकल्ट होता है, बिकॉज हम ह्यूमन बीइंग्स इतना सोच नहीं पाते हैं कि कंपाउंडिंग कितनी रफ्तार से ये बढ़ जाता है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को आप प्लीज यूज करें। जितनी जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हैं, या आपके जो कस्टमर्स हैं, या आपके जो लोग आपसे सीख लेते हैं, उनको आप अगर इनकरेज कर सकते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी आप इन्वेस्टिंग इन जर्नी अपनी शुरू करिए। डोंट ओवरलुक द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इट इज वेरी वेरी पावरफुल, इट इज बीन कॉल्ड द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये आप अपने एडवांटेज में यूज करिए, इसे आप वेस्ट मत होने दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन बिग पॉट, ये हमारा नेक्स्ट थीम है, और ये भी है कि भाई एक पॉट क्यों, बिकॉज काफी हम लोग जब सेविंग करना शुरू करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भाई सेव कर लो, सेविंग करना तो अच्छी चीज है, एक बड़ा पॉट होगा सेविंग का, दैट इज गुड इनफ, एंड इट ट्रूली इज गुड इनफ, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, राइट। तो ऑब्जेक्टिव इज सेव एज मच एज यू कैन, स्टार्ट अर्ली लाइक वी सॉ इन द फर्स्ट केस ऑफ राज एंड सिमरन। एक पॉट है, ठीक है, कोई खराबी नहीं है इसमें। बट द क्वेश्चन इज कि ये सबसे सही है कि नहीं, एंड एक ही पॉट सेविंग का होने का कोई डाउन साइड है क्या, कुछ अच्छा और इससे हो सकता था क्या? ये तो अच्छी चीज है, आप सेव कर रहे हो, आपका सेविंग कॉर्पस है, बट इससे बेटर और क्या हो सकता? यहाँ एक चीज देखते हैं कि जो भी प्रोफेशनली शुरू करता है, हम लोग ज्यादातर जो शुरू करते हैं अपनी लाइफ, और जैसे हमने राज और सिमरन को देखा, हमारे गोल्स और लाइफ स्टेजेस चेंज होते रहते हैं। तो कभी हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं जो 1 से 3 साल या आपको 3 years हम लोग सोच सकते हैं कि भाई वेकेशन पे जाना है, या गाड़ी खरीदनी है, और कोई गैजेट खरीदना है, कोई फोन खरीदना है, कोई टीवी खरीदना है। मीडियम टर्म गोल्स होते हैं कि भाई शादी होनी है, या रफली 3 से 7 साल के बीच में मेरे और कोई गोल्स हैं कि किसी चीज के लिए मुझे कॉर्पस चाहिए। और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं कि भाई रिटायरमेंट है, बच्चों की शादी है, या कोई वेंचर शुरू करना है, अपना कारोबार शुरू करना है वगैरह। तो इस तरह के जनरली गोल्स होते हैं। अगर हम कोई स्पेसिफिक गोल्स को अब देखें, अब सिमरन को देखते हैं। सिमरन का गोल था कि मुझे एक फैमिली वेकेशन करनी, फैमिली के साथ, मेरे को पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग के साथ बाहर जाना है। तो उनका मानना था कि अगले 3 साल में मुझे बाहर जाना है, और ये वेकेशन के लिए मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, ये उनका गोल। क्या ये सेविंग से कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। इसको करने के लिए लेकिन उनका एक शॉर्ट टर्म का एक टेनर है इस गोल का, और इसमें वो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकती है, बिकॉज उनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं है अभी इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर वो एक SIP शुरू करें 12,000 रुपए की रफली, तो एट अ कंजर्वेटिव लेवल ऑफ अबाउट 8% शी शुड बी एबल टू मीट दिस गोल। सो दिस इज एन एग्जाम्पल कि भाई वो वेकेशन है, आपको 3 साल के बाद 5 लाख रुपए चाहिए, आप 12,000 रुपए की सिप शुरू करें, कंजर्वेटिवली उसको मैनेज करें, तब भी आप इस गोल पे पहुंच सकते हैं। राज को देखते हैं, उसे अपनी शादी करनी है, 5 साल के बाद उसे लाइविश वेडिंग है, एज वी हर्ड अर्लियर कि भाई ही वांट्स टू लिव लाइफ किंग साइज, तो उसे 50 लाख रुपए अपनी शादी के लिए चाहिए। उनका जो ये गोल है वो थोड़ा मीडियम टर्म है, तो 5 साल के बाद, तो उसमें वो थोड़ा और रिस्क ले सकते हैं। तो उनका रिस्क एपिटाइट अब मॉडरेट है, बहुत अग्रेसिव भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने बहुत अग्रेशन दिखा दिया तो हो सकता है उनकी जो कॉर्पस 50 लाख का नहीं 40 लाख का हो, 35 लाख का हो, बिकॉज उस समय 5 साल बाद मार्केट कैसा है आपको नहीं पता। तो अगर वो मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से चले तो रफली अबाउट 60-65 हजार रुपए का अगर SIP करेंगे तो उनका गोल ये मीट हो सकता है, राइट। सो दैट इज दी अनदर एग्जांपल ऑफ अ गोल बेस्ड SIP। तीसरा, अगर राज की रिटायरमेंट के बारे में सोचे, जैसे हमने देखा अभी 35 साल के बाद उनको अगर रिटायरमेंट करना है, उनका कॉर्पस रिक्वायरमेंट था 15 करोड़, क्योंकि उन्होंने अपना एस्टिमेट किया कि भाई मेरे आज क्या खर्चे हैं और 35 साल के बाद क्या खर्चे हैं, उनके हिसाब से भी 15 करोड़ बहुत होगा।
बट ये गोल लॉन्ग टर्म है। अब ये लॉन्ग टर्म गोल है, 35 साल के बाद उन्हें पैसे वापस चाहिए, तो इसमें हम अग्रेसिव हो सकते हैं। इस अग्रेसिव स्ट्रैटेजी के लिए हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो एक अग्रेसिव प्लान में आप उतना ज्यादा कॉर्पस नहीं चाहिए। 13,500-14,000 रुपए पर मंथ अगर आप सेव करेंगे तो ये कॉर्पस आपका बन सकता है। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ सेइंग दैट ऑल ऑफ दीज आर सेविंग्स, बट इंस्टेड ऑफ हैविंग वन पॉट, एक बड़ा सा गुल्लक नहीं मान के अगर हम इसे अलग अलग गोल में देखें, so that can be far better in helping us staying on track, keeping an allocation which works, and making sure कि कभी अगर समझ लिए पैसे कम हो गए तो आप फिर चूज कर सकते हैं कि भाई कौन सा गोल मेरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे भाई किस पे मैं थोड़ा कम कर सकता हूँ या ज्यादा कर सकता हूँ वगैरह। तो वो कभी कभी वॉलेटिलिटी अगर होती है तो आप अपने हिसाब से आप अपने उसको मॉडरेट कर सकते हैं। अगर एक बड़ा सा पॉट है खाली तो उसमें ये करना डिफिकल्ट होता है। सो द इनसाइट दैट आई वांट टू शेयर विद यू टुडे इज दैट कि सेविंग करना तो अच्छी चीज है, एसआईपी करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप गोल बेस्ड एसआईपी करें तो वो एक्चुअली काफी बेटर हो सकता है, बिकॉज हर एसआईपी का या हर एसआईपी या हर गोल का रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ अलग होता है, उसका टेनर अलग होता है, आप कितना रिस्क और वॉलेटिलिटी उसमें अब्सॉर्ब कर सकते हैं वो अलग होता है। सो दिस कैन बी बेटर than just having one big pot that we call savings and investing. So this is the second insight I wanted to share with you. Let's move on to the question कि हमें growth चाहिए या stability चाहिए. Now, if I just ask the question, you may say मुझे दोनों चाहिए। भाई दोनों क्यों नहीं मिल सकता? The issue is that I think, as most of us know, and most of us have seen, and I think most of us agree also, कि SIPs work over the long term. And we have known, I think you would have seen a lot of studies which show that equities are the best performing asset class in generating wealth over the long term. Right? तो जब ये दोनों चीज आपको पता है कि भाई SIPs are good for long term and equities are best for the long term, तो नेचुरल एंड स्वाभाविक ये चीज है कि भाई ज्यादातर हमारी SIPs इक्विटीज में होती है। राइट? वुड मोस्ट ऑफ अस एग्री कि ज्यादातर हमारी SIPs इक्विटी में होती है। राइट? चैट बॉक्स में देख रहा हूं, तो अगर आपको कोई रिस्पॉन्स है, कुछ है, तो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में मेरे साथ रहिए। बट द क्वेश्चन वी ऑल्सो that we ask, we can corroborate with what happened in India. इंडिया में अगर आप देखें, अगर मैं पूरा कॉर्पस इंडिया का देखूं कि इक्विटी जो टोटल सिप AUM है उसमें इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना है, इट इज ऑलमोस्ट 99%। तो जो चीज हम लोग थियोरेटिकली देख रहे थे पिछली स्लाइड में, वो एक्चुअली प्रैक्टिस में भी है। 99% ऑफ AUM दैट कम्स इनटू SIPs इज इन इक्विटी एसेट्स। ठीक है, स्वाभाविक है, नेचुरल है। बट द क्वेश्चन वी ऑल्सो हैव टू आस्क इज कि हमारी जो सेविंग्स हैं वो भी क्या 99% इक्विटी में होती है? SIP हमारी 99% इक्विटी में हो रही है, बट सेविंग्स भी हमारी क्या 99% इक्विटी में ही है? और वहां पे पिक्चर थोड़ी अलग है। तो अगर आप ये देखें, दिस इज RBI डेटा, कि इंडिया का फाइनेंशियल एसेट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे बड़ा उसमें है डिपॉजिट्स, फिर लाइफ इंश्योरेंस, PPF, करेंसी, फिर उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड, इक्विटी एंड स्मॉल सेविंग्स। और इसमें अगर आप देखें कि पर्पल जो पैचेस हैं इसमें, they are largely fixed income assets. तो एक्चुअली अगर आप देखें 80% ऑफ इंडिया सेविंग इज इन सम फॉर्म ऑफ फिक्स्ड इनकम, इट इज नॉट इन इक्विटीज और इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो एक तरफ हमने देखा कि जो इन्वेस्टर्स है म्यूचुअल फंड में, वो अपनी SIP तो 99% इक्विटी में ही करते हैं, बट जो टोटल इंडिया के सेवर्स हैं उसमें 80% ऑफ एसेट्स एक्चुअली फिक्स्ड इनकम में। वो क्यों है? वो इसलिए है बिकॉज इक्विटी और डेट दो एकदम अलग अलग एसेट क्लासेस हैं, एंड इक्विटी ऑफ कोर्स हेल्प्स अस गिव ग्रोथ एंड इट इज द बेस्ट एसेट टू हेल्प यू ग्रो एंड बीट इन्फ्लेशन इन द लॉन्ग टर्म। बट दूसरी तरफ डेट इज समथिंग यू कैन नॉट इग्नोर, बिकॉज डेट में क्या होता है कि पोटेंशियल फॉर ग्रोथ तो मॉडरेट है, लेकिन स्टेबिलिटी आपको वहीं से मिलती है। एंड जैसा कि हमने पहले देखा
कि खाली बहुत ज्यादा अग्रेसिव होने से, खाली इक्विटी में होने से कभी कभी ये भी हो सकता है कि साइकिल्स आपके अगेंस्ट हो और आपका जो गोल है, जब आपको पैसे चाहिए, हो सकता है उस समय इक्विटी का डाउन साइकिल और आपके गोल के लिए जो आपको पैसे चाहिए थे वो आपको नहीं मिल पाए। इसलिए डेट को इंक्लूड करना अपने एसेट एलोकेशन में इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने देखा, इंडिया में 80% तो डेट ही लोग इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि लोग नहीं कर रहे हैं, एसआईपी के माध्यम से नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट तो हो ही रही है। सो द क्वेश्चन देन बिकम्स दैट, ऐसा अगर हम ऐसे सोचें कि भाई अगर डेट की जर्नी होती सिप में और इक्विटी की जर्नी होती सिप में, तो कैसा आपका रिस्पॉन्स होता है, कैसा आपका आउटकम होता है। इक्विटी की जर्नी अगर इस सिप में होती है, दिस इज द रिटर्न दैट यू वुड हैव गॉट बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एसआईपी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि रिटर्न्स काफी हाई होते हैं, बट कभी कभी नेगेटिव भी जाते हैं, दे आर वेरी वॉलेटाइल, राइट। तो पोटेंशियल तो है ग्रोथ का, लेकिन वॉलेटाइल भी है। वही चीज अगर आपने फिक्स्ड इनकम या डेट म्यूचुअल फंड में एसआईपी करी होती, तो वो काफी स्टेडी लाइन आपको देखेगी। रिटर्न कोई कम नहीं है, 8-9% रिटर्न यहाँ पे भी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्टेडी लाइन है। सो द पॉइंट दैट वी वांट टू लीव यू विद बिहाइंड विद इज दैट कि जब हम इक्विटी जब हम एसआईपी सोचते हैं, नॉर्मली हम लोग इक्विटी एसआईपी सोचते हैं ज्यादातर। जैसे आपने देखा इंडस्ट्री का डेटा, 99% एसेट्स इक्विटी के एसआईपी में ही जाते हैं। लेकिन दैट डजंट मीन कि डेट में सेविंग्स नहीं है, डेट में भी सेविंग्स होती हैं। 80% ऑफ टोटल एसेट्स आर एक्चुअली इन डेट। डेट से स्टेबिलिटी मिलती है, इक्विटी से ग्रोथ मिलती है, बट इक्विटी वॉलेटाइल है। तो इसलिए क्यों ना हम इन दोनों को कंबाइन करें। जब हमारे एलोकेशन रिक्वायरमेंट्स अगर अलग हैं, तो हम एसआईपी को भी उसी कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं। किसी ने ये नहीं बोला है कि आप डेट में एसआईपी नहीं कर सकते। तो अब जैसे सिमरन का वेकेशन है, उसको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए, 3 साल के बाद उसे 5 लाख रुपए चाहिए। अगर वो पूरे के पूरे अगर इक्विटी में डाल दे और 3 साल के बाद अगर मार्केट डाउन है, तो वो अपना वेकेशन नहीं ले पाए। तो इट इज बेटर फॉर हर कि वो थोड़ा एक्सपेक्टेशन को मॉडरेट करे। इसीलिए हम 14% नहीं 8% एक्सपेक्ट कर रहे थे सिमरन के केस में। हमने कहा कि आप 25% इक्विटी, हो सकता है 75% डेट, मतलब ज्यादा डेट रखिए अपने एलोकेशन। तो उससे आपका गोल अचीव होना ज्यादा लाइकली है, ज्यादा प्रोबेबल है। तो सिमरन का एलोकेशन थोड़ा अलग होगा अपने वेकेशन के नीड के लिए। राज को 5 साल के बाद पैसे चाहिए। अगर वो अगेन पूरे इक्विटी में डाल दें और 5 साल के बाद इक्विटी साइकिल डाउन है, तो आप क्या करेंगे, शादी आप नहीं कर पाएंगे, उतने लैविशली नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है इनको थोड़ा मॉडरेट एलोकेशन चाहिए। 50-50 रफली मॉडरेट, 60-40, 40-60 वगैरह करा जा सकता है, दैट इज कंसिडर्ड मॉडरेट। थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट करने की वजह से उनको स्टेबिलिटी भी रहेगी और ग्रोथ पोटेंशियल भी रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई वो एकदम ही शादी नहीं कर सकते हैं बिकॉज मार्केट क्रैश हो गया। हो सकता है थोड़ा बजट में ऊंच नीच हो जाए, बस दैट्स अबाउट इट। बट ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली गोल नहीं मिलेगा। उसी हिसाब से हम अपना एसआईपी का अमाउंट भी एडजस्ट कर रहे हैं कि हमने अपना एक्सपेक्टेशन कम कर लिया। और जो राज का रिटायरमेंट है, इसमें वो अग्रेसिव हो सकते हैं, बट ये भी मानना पड़ेगा कि भी जब आप अग्रेसिव भी होते हैं, तब भी आपको थोड़ा डेट रखना फायदे में रहता है, क्योंकि कभी ना कभी आपको पैसे की जरूरत पड़ सकती है। और अगर इक्विटी मार्केट पूरा डाउन स्विंग में है, तब थोड़ा बहुत डेट आपके काम आ सकता है। सो दीज आर ओनली इंडिकेटिव, इट इज नॉट टू से कि दिस इज राइट फॉर यू, बट द पॉइंट इज कि आप जब एसआईपी करते हैं, तो काफी लोग ऐसा होता है कि इक्विटी में एसआईपी कर देते हैं और जो बचा कुचा पैसा होता है उसको सोचते हैं अच्छा डेट में क्या करें, और डेट में ज्यादातर हम देखते हैं लमसम ही होता है। बट ऐसा जो होना कोई जरूरी नहीं है। जब आपका सेविंग का गोल अलग है, आपका एलोकेशन अलग है, तो आप डे 1 पे आप उसी प्रपोर्शन में इक्विटी और डेट दोनों में एसआईपी शुरू कर सकते हैं। उससे आपको लंबे तौर पे आपको कन्वीनियंस भी है और फायदा भी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। द टेक अवे हियर इज दैट आप जब सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं, तो आप इक्विटी के अलावा फिक्स्ड इनकम को भी देखिए। फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स आल्सो ऑफर यू एसआईपीज, एंड जिस प्रपोर्शन में आपको एलोकेशन करना है, उसी प्रपोर्शन में अपना एसआईपी कर दीजिए। तो उससे आपको बेनिफिट्स जितने हैं, कन्वीनियंस के, टैक्स एफिशिएंसी के, एबिलिटी टू विड्रॉ, ऑल ऑफ द कन्वीनियंस ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड, वो आपको डेट म्यूचुअल फंड में भी मिलते हैं। सो दैट इज द थर्ड टेक अवे आई हैड. I'll go through the other two and then we'll pause for other questions if that's okay. Yeah.
Let's move on to the next learning, and the next learning is about a bad start. एक जर्मनी में एक छोटे से बच्चे थे, उनको बचपन से ही थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, उनको थोड़ी लर्निंग डिफिकल्टीज थी, स्पीच उनकी प्रॉब्लम थी, तो वो बोल नहीं पाते थे ठीक से, वो कोई कोई वर्ड्स रिपीट कर करके सीखने की कोशिश करते थे। माइल्डली ऑटिस्टिक बोला गया था उनको, जो कि बाद में बड़े बड़े होने के बाद थोड़ा बहुत सेल्फ करेक्ट हो जाते हैं। तो वो उनको लर्निंग में ऑब्वियसली डिफिकल्टी होती थी इस वजह से। आपको जैसे पता है ऑटिस्टिक लोग और काफ़ी क्रिएटिव लोग जैसे कभी कभी होते हैं कि वो विजुअलाइज करते हैं चीज़, वो जो स्ट्रक्चर है या जो अल्फ़ाबेट्स है उसको ठीक से रिकग्नाइज नहीं कर पाते, राइट। तारे ज़मीन पे मूवी आपने देखी होगी, तो थोड़े बहुत ये फीचर्स थे। और टीचर्स ऑफ कोर्स ऐसे में परेशान हो जाते हैं कि भाई बच्चे को कैसे सिखाएं, कैसे पढ़ाएं, और कोई टीचर ने तो ये किया कि भाई ये बच्चा तो कभी कुछ कर भी नहीं पाएगा, जैसे हमने वो मूवी में भी देखा। ये जेंटलमैन कौन थे? ये जेंटलमैन को हम अब फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स आइंस्टाइन के नाम से जानते हैं। तो जो बच्चा पहले ठीक से पढ़ भी नहीं पाता था, बात भी नहीं कर पाता था, ऑटिस्टिक माना जाता था, टीचर्स ने गिव अप कर दिया था कि भाई ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, that person became the winner of Nobel Prizes and someone that we all respect for his huge intellect and for bringing some very, very path-breaking theories into science. Point क्या है? Point ये है कि कभी कभी जो शुरुआत जब गलत होती है तो हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, हम उसको एंड तक नहीं देखते कि भाई इसको आप प्रोग्रेस करेंगे तो क्या होगा। मैं आइंस्टाइन की स्टोरी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि थोड़ा बहुत हम भी देखते हैं कि जो बाइंग बिहेवियर है अपने इन्वेस्टर्स का इंडिया में, वो थोड़ा बहुत बैड स्टार्ट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो एक बार आप ऐसे सोचिए, एंड स्टे विद मी, समझ लीजिए आपका फंड है, उसका एक जो रिटर्न है 20% से ऊपर आया, तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स उससे खुश रहते हैं। क्या करते हैं? उसमें और पैसा डालते हैं। वो रिटर्न अगर 10 से 20% में आया है तब भी खुश रहते हैं, कोई खराब नहीं है, 10 से 20% बहुत अच्छा रिटर्न है, अच्छा इन्वेस्टेड रहते हैं, SIP कंटिन्यू करते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है अच्छी चीज़ है। अप टू 10% आया, सिंगल डिजिट रिटर्न आया, तो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड की तरफ बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि भाई सब ठीक चल रहा है कि नहीं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है, एडवाइजर है, तो आप जाके बोलते हैं भाई ये ठीक है कि नहीं, स्कीम ठीक है कि नहीं, ये मैंने ठीक काम किया है कि नहीं किया, इतना पैसा तो मुझे और कहीं भी मिल जाता है। और अगर नेगेटिव रिटर्न आ जाता है तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं? बहुत अपसेट हो जाते हैं और हम रुक जाते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं SIP बकवास है, इसे बंद कर दो, राइट। अब हम ये देखते हैं कि ये डेटा के बेस पे अगर यही बिहेवियर को हमने कंटिन्यू करा होता, स्टार्ट तो आपका जो था वो आपको दिख रहा है, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, एम्बर एंड रेड, बट इसको अगर हमने कंटिन्यू किया होता तो क्या होता है? दिस इज रियल मार्केट डेटा। तो जो फंड्स और जो स्कीम्स का लास्ट, एंड दिस हैव डन इट ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेक्स, जब एक साल का रिटर्न पिछला 20% से ज्यादा था, तो अगले 5 साल का कंपाउंडेड ग्रोथ रेट करीब 10% था, मतलब कम था उससे। जब पिछला रिटर्न 10 से 20% के बीच में था, तो एक्चुअली नेक्स्ट 5 साल का रिटर्न 11.5%, 11.7% हुआ, तो ज्यादा अच्छा था। जब पिछला रिटर्न 0 से 10% था, सिंगल डिजिट पे, तो नेक्स्ट 5 साल का रिटर्न ऑलमोस्ट 15% हो गया। एंड कीप इन माइंड 14% ग्रोथ रेट इज अ लॉट ऑफ ग्रोथ। जो मैंने पिछले आपको राज और सिमरन की स्टोरीज दिखाई थी, उसमें हमने 14% ग्रोथ रेट ही कंपाउंड किया था। 14% ग्रोथ रेट कंपाउंड करके बहुत जल्दी पैसा ग्रो होता है, 5 साल में डबल होता है, 14.5% तो 35 साल में आप सोच लिए कितने बार डबल हो। और जब इन्वेस्टर्स का रिटर्न नेगेटिव था एक साल में, तो नेक्स्ट 5 साल में उनका ग्रोथ 17.5% था। सो पॉइंट इज कि जब हम एक साल का रिटर्न देख के जब हम डिसअपॉइंट हो रहे थे, उस समय हमें रिडीम नहीं करना चाहिए था, हमें तो और एक्चुअली और ऐड करना चाहिए था।
और ये बिहेवियर हम अनफॉर्चुनेटली अपने मार्केट में भी देखते हैं कि हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं बैड न्यूज को या बैड रिटर्न्स को। अगर हम इंडिया का, एंड दिस इज अगेन डेटा दैट आई एम शोइंग यू फ्रॉम द मार्केट, राइट, ये थोड़ा हेवी स्लाइड है बट आई जस्ट टेक यू थ्रू इट क्विकली। इसमें ये जो पर्पल लाइंस हैं ये है कि एट एन इंडस्ट्री एग्रीगेट इंडिया लेवल कि एसआईपी में कंट्रीब्यूशन कैसा बढ़ रहा है, मतलब कितने लोग कितना पैसा डाल रहे हैं। तो ये समझ लीजिए यहाँ पे 2,500-3 हजार रुपए से शुरू होके ये 8-9 एक सेकेंड, यहाँ 2,500-3 हजार रुपए से शुरू होके यहाँ 7,500-8 हजार रुपए ये बढ़ गया। एंड दिस इज द इंडेक्स लेवल ऑन द राइट हैंड साइड। अब इसमें आप ये देखेंगे कि ये वाला एक फेज था जिसमें बहुत सारी एसआईपी की ग्रोथ हुई। क्यों हुई? क्योंकि जो इंडेक्स रिटर्न था उस समय काफी स्टेडी था। अगर आप उस समय बैठे होते और 1 साल का पुराना रिटर्न देख रहे होते तो आप ये ग्रोथ देख रहे होते और वो पॉजिटिव था आपके लिए, तो आपने एसआईपी कंटिन्यू करी। उसके बाद ये पीरियड आया जब आपका रिटर्न एक्चुअली मॉडरेट हो गया, बिकॉज मार्केट तो फ्लैट है, तो आपका एसआईपी भी मॉडरेट हो गया, वैल्यू भी आपने देखा कि फ्लैट हो गया। उसके बाद ये पीरियड आया जबकि मार्केट क्रैश हो गया, करेक्ट हो गया। मार्केट यहाँ पे क्रैश हुआ तो एसआईपी का 1 साल का पुराना जो डेटा है वो आपको थोड़े दिन बाद पता चलेगा। तो 1 साल बाद आपने देखा यहाँ पे एसआईपी बंद हो गई, डिप हो गई। डिप हो गई मतलब कि लोगों ने अपने एसआईपी बंद कर दी, अनफॉर्चुनेटली बंद कर दी, बिकॉज मार्केट तो चढ़ते गई और जब चढ़ गई उसके बाद तो लोगों ने वापस अपनी एसआईपी शुरू कर दी। तो बेनिफिट तब सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है, जिन्होंने यहाँ पे अपनी एसआईपी कंटिन्यू करी वहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिट होता, बिकॉज आपने जो पिछले स्लाइड में डेटा देखा जब नेगेटिव रिटर्न्स थे तब फ्यूचर रिटर्न्स पॉजिटिव होने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती। सो द लर्निंग इज कि जैसे हमने आइंस्टाइन साहब के साथ देखा कि बैड स्टार्ट डज नॉट मीन इट्स अ बैड एंड, इट कैन बी अ वेरी वेरी गुड एंड। तो अगर आप एसआईपीज को आप रोकते हैं बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस कि भाई 1 साल का रिटर्न नेगेटिव है या 3 साल का रिटर्न नेगेटिव हो गया, अब क्या करें, इसको बंद करो, दैट मे नॉट बी अ वेरी स्मार्ट थिंग। एज वी सॉ इन द डेटा, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न बीइंग वेरी स्ट्रांग इज गॉन अप। तो इसलिए प्लीज डोंट स्टॉप व्हेन पास्ट परफॉर्मेंस इज वेरी बैड, प्लीज कंटिन्यू, is the learning that I want to share with you. Let's move on to the last insight I wanted to share today, which is about measuring returns. एक फंड के बारे में आपको बताता हूं, आप बताइए कि आपको क्या लगता है इस फंड के बारे में। फंड ए है, उसका 1 साल का रिटर्न 3.5% है। आपको क्या लगता है, ये अच्छा है, ओके है या बैड है? अगेन चैट बॉक्स में अगर आपको डालना है अपने रिस्पॉन्सेस तो प्लीज डू। ओके, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग बैड, अंडरस्टैंडेबल, 3.5% रिटर्न है। बट कई हमें से ये भी बोल सकते हैं कि भाई 3.5% खाली रिटर्न देख के हम नहीं समझ सकते हैं, बिकॉज बेंचमार्क ने क्या किया या मार्केट ने क्या किया उस समय, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि भाई फंड अच्छा था कि खराब था। तो मार्केट को देखते हैं, मार्केट में क्या हुआ। तो इसका जो बेंचमार्क था उसका रिटर्न 2.8%। तो एक्चुअली अगर आप देखें तो फंड मैनेजर का काम अगर बेंचमार्क को बीट करना है तो फंड मैनेजर ने बेंचमार्क को तो बीट किया है, एंड ये एक्चुअल फंड है, हमारा ही फंड। तो दिस इज एक्चुअल डेटा आई एम शेयरिंग विद यू, इट इज नॉट कुक्ड अप डेटा। एक्चुअल बेंचमार्क जो इस फंड का था 2.8% था, फंड ने 3.5% का रिटर्न दिया। अब अगर आप ये पूछें कि भाई अगर आपकी इसमें एसआईपी चल रही होती तो आप क्या करते? आप बंद कर देते, आप चालू रखते? आपका एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा होगा कि भाई रिटर्न मुझे ज्यादा चाहिए। आप इस फंड में क्या पैसे डालते? आई थिंक हैंड ऑन हार्ट मेनी पीपल वुड हैव सेड कि नहीं भाई 3.5% का रिटर्न है, मैं क्यों इसमें पैसे डालूं, इससे ज्यादा तो फिक्स डिपॉजिट में मिल जाता है, डेट फंड में मिल जाता है। बट लेट मी शेयर विद यू कि इस फंड का 1 साल का एसआईपी रिटर्न ऑलमोस्ट 16% और बेंचमार्क का 1 साल का एसआईपी रिटर्न ऑलमोस्ट 12%। अब क्या लगता है आपको कि भाई ये चीज
ये फंड अच्छा था, ओके था या खराब। अब ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि नहीं नहीं, यू शुड कंटिन्यू एंड ये अच्छा फंड है, बिकॉज कीप इन माइंड जो हमने 1 साल का रिटर्न आपको दिखाया, जो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न होता है, वो 3.5% था, बट जो कस्टमर का रिटर्न है, SIP का रिटर्न है, वो 16% है। Most of us will be very happy with 15.9% return. Again, it has beaten the benchmark handsomely, right? So this is one, I think, reality one should not, oversimplify. कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई फंड को मेजर करते हैं और 1 साल या 3 साल जो भी आप पीरियड ऑफ रिटर्न देखते हैं उसके बेसिस पे मेजर करते हैं, तो उसमें आपने 3.5% देखा होता। अगर आप ऐसे सोच रहे थे तो आपने 3.5% सोचा होता। फिर काफी लोग हैं बोलते हैं कि नहीं नहीं, बेंचमार्क के अगेंस्ट देखते हैं, तो बेंचमार्क को बीट किया, हाँ भी बीट किया, बट ठीक है, 70 बेसिस पॉइंट इज नॉट स्मॉल, बट बीट किया। बट आपका एक्चुअल रिटर्न SIP का क्या था वो हम नहीं देखते, एंड एक्चुअली आपका रिटर्न तो 16%। सो एक्चुअली इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फंड फॉर यू। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है बिकॉज जो मार्केट में वॉलेटिलिटी होती, आपने सुना होगा, आपको बताया गया होगा कि rupee cost averaging works to your advantage, and this is an illustration of how powerful rupee cost averaging can be for you in actual terms. तो इस पीरियड में, दिस इज अगेन एक्चुअल डेटा 31 अक्टूबर लास्ट ईयर से 31 अक्टूबर दिस ईयर, तो लेटेस्ट जो मंथ एंड था उसके बेसिस पे हम कर रहे हैं, सो देयर इज नो बायस ओवर, राइट। 1 साल के पीरियड में आप देख सकते हैं कि NAV कितनी ऊपर नीचे जा रही थी बिकॉज ऑफ द मार्केट। NAV जब नीचे जाती है तो आप ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं फॉर द सेम अमाउंट ऑफ मनी, तो आप राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि आपने ज्यादा यूनिट्स खरीदी जब NAV गिर रही थी और कम यूनिट्स खरीदी जब NAV ऊपर जा रही थी। तो इसकी वजह से आपका एवरेज कॉस्ट ऑफ बाइंग तो कम हो गया, और आपका रिटर्न तो एवरेज कॉस्ट ऑफ बाइंग के बेसिस पे ना, पॉइंट टू पॉइंट तो नहीं है। तो अगर आप 71 to 74 अगर आप देखें कि NAV कितनी थी, तो आप उस हिसाब से आपको लगेगा कि यार ये तो कहीं नहीं गया। बट अगर आप अपना रिटर्न देखें कि मैंने कितने यूनिट्स खरीदे, किस प्राइस पे खरीदे, उसके हिसाब से मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू क्या है आज, तो वो तो 15.9% है। सो दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन एरर that we see, that people look at 1 year or point to point returns and then make wrong choices. आपको ये देखना है कि how can you measure better so that you get the right choices. इस केस में what can you do? Can you do measurement at a fund scheme level, SIP level? Yes, you can do. But when one very easy way to look at this as a proxy, this is just a proxy, is that look at rolling returns. So instead of point to point returns, which is the first line, look at rolling returns. It will be closer to your SIP return. It won't be exact. तो इस केस में अगर हम 1 year rolling return देखें तो वो 14% है. It will give you a better flavor कि भाई actual SIP आपका किस तरह का हुआ होगा. SIP return happens to be even better than rolling returns in this case. But it will give you a better sense. So the point is that आपका जो volatility का benefit है SIP में, हम लोग वो सोचते हैं कि वो खाली थ्योरी है, और वो हम कभी कभी इग्नोर कर देते हैं इन लुकिंग एट परफॉर्मेंस। बट एक्चुअली अगर आप परफॉर्मेंस मेजर उसके बेसिस पे करें तो यू विल सी दैट योर रिटर्न्स कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न पिक्चर दैट यू सी। अगर आप मेजर अच्छा करेंगे, मेजर एक्यूरेटली करेंगे, तो आपका एक्शन भी उसी हिसाब से ज्यादा एक्यूरेट हो। सो जस्ट टू रिकैप, हमारी जो पहली स्टोरी थी राज एंड सिमरन की, उसमें हमने ये देखा कि आपको जल्दी स्टार्ट करना है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को आपको अपने एडवांटेज में रखना है। आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे, सिमरन ने खाली 10 साल इन्वेस्ट किए एंड उसका कॉर्पस 2 गुना से ज्यादा था राज का। राज ने 25 साल इन्वेस्ट किए, उसका भी कॉर्पस अच्छा था, बट सिमरन वॉज अ गेनर। अगर आप एक पॉट ऑफ सेविंग करते हैं वो तो अच्छी चीज है, इट इज बेटर टू सेव देन नॉट सेव। बट अगर आप गोल बेस्ड सेविंग करते हैं, गोल बेस्ड SIP करते हैं, तो दैट इज इवन बेटर, बिकॉज हर गोल का, हर SIP का एक अलग रिटर्न प्रोफाइल एंड टेनर प्रोफाइल होता है। तो उसके हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपना जो कैश फ्लो है उसको भी बेटर मैनेज कर सकते हैं। कि कभी कभी अगर उतने पैसे नहीं हैं या ज्यादा पैसे आ गए, तो आप चूज कर सकते हैं कि भाई किस SIP या किस गोल में आपको ज्यादा पैसे डालने हैं। भाई बोनस ज्यादा अच्छा आ गया, अब आपको अपने
वेडिंग के खाते में डालना है या आपको अपने रिटायरमेंट के खाते में डालना है, वो सब चीजें आप अपना उसी हिसाब से देख सकते हैं। तीसरा लर्निंग, एसआईपी खाली इक्विटी में जरूरी नहीं है, फिक्स्ड इनकम में भी कर सकते हैं। काफी हम लोग करते हैं कि भाई एसआईपी को इक्विटी में डाल दिया और जो बचा कचा पैसा है उसको फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, ऐसा जरूरी नहीं है। आप जो एलोकेशन है, आप जब एसआईपी का चेक लिखते हैं या इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, तब आप उसी एलोकेशन में लिख सकते हैं जो आपका एलोकेशन टारगेटेड है फॉर दैट बुक। तो अगर गोल में 50-50 टारगेट है तो आप 50-50 दोनों में कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है और बहुत ही कन्वीनियंट एक्चुअली। चौथा इंसाइट ये है कि कभी कभी हमें लगता है पास्ट परफॉर्मेंस देख के कि ये तो ठीक नहीं जा रहा है। जब भी ऐसा लगता है आप आइंस्टाइन साहब को याद रखिएगा कि जो शुरुआत अच्छी नहीं होती है डजंट मीन एंड भी अच्छा नहीं होगा। एक्चुअली इन्वेस्टिंग में काफी बार ये होता है कि जब आप पास्ट परफॉर्मेंस जब खराब होता है, द फ्यूचर इज एक्चुअली ब्राइटर, बिकॉज एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है वहां। तो just because your SIPs are negative doesn't mean that you have to stop it. Actually, if you can, you should increase it. And the last learning is that आप जो measure करते हैं उसमें काफी बार ये errors हो जाते हैं। जैसे हमने दिखाया कि आप point to point measurement is most popular in the industry because it's very simple to understand, but it may not be accurate. तो जैसे हमने अपने फंड में देखा, फंड ए में, कि पॉइंट टू पॉइंट एक साल का उसका रिटर्न खाली 3.8% था, बट एसआईपी रिटर्न बहुत अट्रैक्टिव था, 16.9% ऑलमोस्ट। तो आपका रिटर्न कितना है उसमें रोलिंग रिटर्न इज अ बेटर मेजर, या एक्चुअल रिटर्न आप देख सकते हैं। एसआईपी का बेनिफिट ऑफ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग इतना पावरफुल हो सकता है, वो काफी लोग इग्नोर कर देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भाई आप वो इग्नोर ना करें, आपका एसआईपी बना रहे, लेकिन आप मेजर अगर ठीक से करेंगे तो आपको जो फ्यूचर एक्शन लेना है वो भी उसी हिसाब से ले सकते हैं आप। With that, I want to hand over to Anant, who's been very patient. And if there are any questions, then I can try and answer those. Thank you, Vishal ji. I'm sure पांचों की पांचों जो आपने पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, इससे हमारे पार्टनर्स को बहुत अच्छी तरीके से क्या लर्निंग्स रही हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टर को सजेशन देते हुए या एसआईपी के बारे में राय देते हुए अपनी। सो बेसिकली जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कशन करा कि भाई रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के बारे में, तो वॉलेटाइल मार्केट में तो ठीक है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, मतलब मेरा तरफ से ये क्वेश्चन एक मेरे दिमाग में आ रहा था कि भाई जो ज़्यादातर हम लोगों ने देखा है जब भी मार्केट बढ़ती है तो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स का जो फीडबैक आता है पार्टनर्स को और हम लोगों को कि रिडेम्पशन कर लेना चाहिए या फिर एसआईपी स्टॉप कर देनी चाहिए एक बुल मार्केट में, बढ़ती हुई मार्केट में। तो आपकी क्या सलाह होनी चाहिए जब भी मार्केट कंटिन्यूसली बढ़ती जाए तो उसमें उस समय एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए या वन शुड स्टॉप इट और रिडीम दैट इन्वेस्टेड अमाउंट? नहीं, ये बहुत ही आई थिंक स्वाभाविक है कि कभी कभी लगने लगता है कि भाई मार्केट इतनी बढ़ गई है तो अभी प्रॉफिट बुक कर लो। ज्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि हम इनवेरिएबली देयरफॉर वी आर ट्राइंग टू टाइम द मार्केट, बिकॉज हमें लग रहा है कि भाई ये पीक पे आ गया। अब आपको कैसे पता है ये पीक पे है? और दूसरा क्या है कि जब हम टाइमिंग के ट्रैप में फंसते हैं तो और बड़ी मिस्टेक्स ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुली टाइम नहीं कर सकता है। आप ये मान के चलिए, आप हो सकते हैं लकी हो एक दो बार, हाइंडसाइट पे लगता है बहुत आसान है कि अरे नहीं मुझे तो पता था, ऐसा था वैसा था, बट आप हिस्टोरिकली देखिए वेरी फ्यू पीपल और एक्चुअली नो वन विल बी एबल टू परफेक्टली टाइम द मार्केट। तो हमारा तो यही सोचना है कि अगर आप ये एक टाइमिंग ऑफ द मार्केट को आप अपने जो आपका कंसिडरेशन है डिसीजन पॉइंट से ही निकाल दें तो आपके रिजल्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि आप फिर उसके बाद ये उस पर फोकस करते हैं कि आपका गोल क्या है, आप क्यों एसआईपी कर रहे थे, और अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है और आपके पास सेविंग्स हैं तो आप उसमें छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? Sure. So definitely I would say please don't touch your SIP. The SIP is meant for the long term. And we think कि नहीं ये तो मार्केट ऊपर है, ऐसा है वैसा है, उसमें गलती बहुत ज्यादा हो जाती है और काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो वो गलत काम करके फिर उसके बाद री एंटर नहीं कर पाते।
कोविड के बिल्कुल। पीरियड में जैसे हमने डेटा में देखा, राइट, काफी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे थे जो जब उनका रिटर्न्स नेगेटिव जा रहा था और बहुत ज्यादा डूम एंड ग्लूम था एनवायरनमेंट में, तो उस समय उन्होंने एसआईपी बंद कर दी या इन्वेस्टमेंट अपने रिडीम कर दी, राइट। और उसके बाद उनको री एंट्री का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि हर समय लग रहा था कि नहीं नहीं ये अभी तो दिस इज अ डेड कैट बाउंस, ये तो अभी मार्केट नीचे आएगा तब आएंगे वापस, फिर उसके बाद नहीं और बढ़ गया, फिर नहीं अभी और नीचे आएगा, तो वो सेंसेक्स लेवल अभी 35 पे होगा तब इन्वेस्ट करेंगे, अभी तो 40 बहुत जल्दी पहुंच गया, अभी 40 का 42 हो गया तो नहीं नहीं 40 आएगा तब इन्वेस्ट करेंगे, वो देखते देखते 60 पहुंच गए। आपको टाइम ही नहीं मिला इन्वेस्ट करने का, और देखते देखते आपने एक मूव ऑफ अ लाइफ टाइम मिस कर दी। ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। ओके। सो सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि हमेशा इन्वेस्टर एक दुविधा में रहता है कि एक वो उसको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वाले फंड में एसआईपी करनी चाहिए या फिर बॉटम फिशिंग, क्योंकि जो कि एक एसआईपी का कई बार हम लोग यूज भी करते हैं कि भाई एसआईपी में जब मार्केट डाउन आती है तो या फंड की एनएवी डाउन आती है तो बॉटम फिशिंग का मौका मिलता है। तो काफी इन्वेस्टर्स के माइंड में ये रहता है कि वॉलेटाइल फंड में इन्वेस्टमेंट करना एसआईपी के थ्रू इज अ बेटर वे एज कंपेयर टू द कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस फंड। तो उस पे आपका क्या व्यू है कि एक वॉलेटाइल फंड में एसआईपी करना ज्यादा बेटर है या फिर एक कंसिस्टेंट फंड में करना चाहिए? सर मेरा मानना ऐसा है, दिस इज जस्ट अ व्यू, इट इज अ बिलीफ, हम्म, इट इज नॉट हम्म, मे बी नेसेसरली बैक विद अ लॉट ऑफ डेटा आई कैन शेयर। हम्म, बट देखिए, फंड एक वॉलेटाइल है या स्टेडी है, दैट इज अ स्टेटिस्टिक, दैट इज एन आउटकम। ये तो हो चुका है, वो क्यों हुआ है उसके रीजंस जो होते हैं वो एकदम अलग होते एग्रीड, बिल्कुल। हैं, राइट। कोई जान के ऐसा नहीं करता है कि मैं ज्यादा वॉलेटाइल ही करूंगा या कम वॉलेटाइल करूंगा। सभी फंड मैनेजर वॉलेटाइल का वॉलेटाइल का मतलब मेरा ये है कि ये अग्रेसिव फंड है, इक्विटी विद इन इक्विटी भी अगर अग्रेसिव फंड है तो देखिए, मतलब। इक्विटी है तो अग्रेसिव होगा। हम्म, अब ये डिफरेंस हो सकता है कि कोई फंड मैनेजर्स एंड कोई फंड्स का स्टाइल ऐसा होता है कि दे आर टेकिंग मोर अग्रेसिव बेट्स, वो होता है, हाँ, राइट। जैसे कि हाई मैं बीटा आपको फंड्स बताऊं। हैं, हाँ, जैसे कि राइट, मैं वो आपको होता बताऊं, है, फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, स्मॉल कैप फंड हो गया, तो वो वाली चीज आ वो जाती है है कि करेक्ट। वॉलेटिलिटी स्मॉल कैप में इज हायर एज कंपेयर टू फ्लेक्सी कैप फंड। तो इसमें आई थिंक देखिए, वॉलेटिलिटी का एडवांटेज एसआईपी में मिलता है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। हम्म, बट आई वुड से कि आप फंड फिर गलत रीजन की वजह से सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके। जस्ट बिकॉज आपको एडवांटेज मिल रहा है डजंट नेसेसरली मेक इट अ बेटर फंड फॉर यू। हम्म, हम्म, सिमिलरली, जस्ट बिकॉज अगर डिसएडवांटेज है कोई चीज का डजंट मेक इट अ वर्स फंड फॉर यू, राइट। तो आई वुड सजेस्ट कि भाई आपको जो फंड सेलेक्ट करना है वो हम्म, अपनी नीड के बेसिस पे करना है। अगर आपकी नीड ऐसी है, जैसे एज एन एग्जांपल, हाँ जी। जस्ट एज एन एग्जांपल, राइट, कि भाई आपकी लॉन्ग टर्म नीड है रिटायरमेंट, आपका गोल रिटायरमेंट है, आपने आपके जो एडवाइजर हैं, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्होंने आपके साथ बैठ के आपको लगता है कि भाई लॉन्ग टर्म ग्रोथ इक्विटी जो पोर्टफोलियो है उसके लिए आपको लार्ज कैप फंड भी चाहिए, मिड कैप भी चाहिए, स्मॉल कैप भी चाहिए, हो सकता है थोड़े थीमेटिक या सेक्टरल फंड भी चाहिए, तो आपको चारों बकेट चाहिए। ये बहुत सिंपल बकेट्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब उसमें अगर आपका स्मॉल कैप एलोकेशन है, वो वॉलेटाइल होगा बाय डेफिनेशन मोर देन द लार्ज कैप एलोकेशन बाय एंड लार्ज, राइट। हाँ जी। बट अब जस्ट बिकॉज वॉलेटिलिटी ज्यादा है इसलिए स्मॉल कैप को बढ़ा दें और लार्ज कैप को कम कर दें, उससे क्या होता है कि आपका लॉन्ग टर्म एलोकेशन डिस्टर्ब हो जाता है। ओके। विच आई वुड से टैक्टिकली अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। हम्म, बट फिर उसमें रीबैलेंस करना बहुत जरूरी है। काफी बार ये होता है कि हम देखते हैं कि जो स्टेप 1 है वो लोग कर देते हैं, फिर स्टेप 2 उसको ठीक करते हैं, तो उसकी जो ओके। रीबैलेंस जब करना था तब हम नहीं कर हम्म, पाते हैं। हाँ हम हाँ। सेक्टरल फंड में घुस जाते हैं, लगता है नहीं नहीं ये तो सेक्टर की साइकिल बहुत अच्छी है, बट जब निकलना चाहिए तब निकल नहीं पाते हैं। तो एग्री। स्टेप 2 नहीं होता है, उसकी वजह से देन वी रिग्रेट लेटर ऑन। सो सम ओके। देयरफॉर दैट बिहेवियर हैज टू बी बेस्ड ऑन व्हाट इज कंफर्टेबल फॉर यू। ओके। अगर आपको लगता है कि भाई आप रीबैलेंस कर पाओगे, आप इतने डिसिप्लिन हो, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, ये अग्रेसिव स्टांस ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई इतनी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, द फैक्ट इज कि as studies have shown, allocation will form the bulk of the basis of whatever returns you make. ओके। That is the big decision for you कि भाई equity में कितना होना चाहिए, debt में कितना होना चाहिए, equity में large cap, mid cap, प्लेज अ मेजर रोल, आई एग्री। that is the biggest decision for you. श्योर। ये सब relatively smaller decision है। Sometimes we spend too much time thinking about that and forget about allocation. So I would say first stick to your allocation and most things will अकॉर्डिंग टू रिस्क प्रोफाइल एंड गोल, आई right. कंप्लीटली एग्री। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
तो गाइस जस्ट मैं एक बार दोबारा से हाईलाइट करना चाहूँगा, बिफोर सिलेक्टिंग एनी ऑफ द फंड, जैसे कि विशाल जी ने भी सजेस्ट करा, तो रिस्क एलोकेशन डिसाइड करते हुए रिस्क का और इन्वेस्टमेंट टेन्योर का जरूर ध्यान में रखें अपना। सो विशाल जी, जस्ट वांटेड टू नो, देयर आर मल्टीपल डेट्स व्हिच आर अवेलेबल फॉर एसआईपी। तो एसआईपी करते हुए हमेशा इन्वेस्टर के माइंड में आता है, वो कंफ्यूज रहता है कि कौन सी डेट पे सिलेक्ट करें। तो वो एक मिथ है कि भाई एंड ऑफ द मंथ का या एंड ऑफ द वीक का लें, या कोई सा भी, ये एक मिथ है क्योंकि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स कहते हैं कि भाई, कुछ कहते हैं कि भाई मेरे को तो सैलरी आएगी तो मेरा एसआईपी उससे में कट जाए, कुछ कहते हैं नहीं नहीं, एंड ऑफ द मंथ पे एक्सपायरी है, एंड ऑफ द वीक की एक्सपायरी है वीकली, तो उस समय कटे तो ज्यादा बेटर। ये एक मिथ है या जेन्युइनली है, वो मैं थोड़ा आपसे समझना चाह रहा था। तो हाँ जी, वो एक लॉजिक है मार्केट का, एक एक्सपेक्टेशन है मार्केट का कि एफएनओ साइकिल होती है तो हम्म, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ वो एक्सपायरी होती है, तो उसके हिसाब से बहुत ज्यादा उछाल या बढ़ाव चढ़ाव होता है मार्केट में। हम्म, उसके बेसिस पे हो सकता है कि एंड ऑफ द मंथ की एसआईपी बेटर हो। ओके, कीप इन माइंड इट कैन वर्क बोथ वेज, श्योर, कभी आपको एडवांटेज होगा, कभी डिसएडवांटेज भी होगा। दूसरा आई वुड से कि अगेन वी आर मिक्सिंग आवर ऑब्जेक्टिव, द लार्ज ऑब्जेक्टिव विद द वेरी वेरी माइनर थिंग्स। तो ओके, I would say कि don't get distracted with the date and time of the month and all of that. The bigger question that we have to focus on, and why I'm saying that is because I see इन्वेस्टमेंट। too many, I think too much attention on the small things and less attention on the big things. आप कितना सेव कर सकते हो, that is very important. कितना आपकी सेव सेविंग करते हैं, कब आ रही कितना है, रेगुलरली कर पाते हैं, कितना मेंटेन कर आपकी पाते हैं। सैलरी या इनकम कब आ रही है, राइट? बिल्कुल। आपने अलग अलग गोल बनाए हैं नहीं बनाए हैं, उसका एलोकेशन ठीक है कि नहीं। हम हम्म, ये सब कभी कभी ये सब बेसिक क्वेश्चन हम भूल जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, अगर हम 30th को करें या 25 को करें तो ज्यादा अच्छा था, या 30 को ज्यादा खराब था, और 5 को करें तो कुछ ज्यादा था, 2-4 सिंपल चीजों को दिन कॉम्प्लेक्स ज्यादा बना देते हैं। वो सबसे कितना फर्क पड़ हम्म, जाएगा सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो एंड इट वर्क्स बोथ वेज, कभी मैं, एडवांटेज कभी डिसएडवांटेज। हाँ, मगर फिर भी मोस्टली अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है, देन डेट इज जस्ट अ मिथ। इट हाँ, वॉन्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक आपने सिमरन का एग्जांपल लिया था, राज और सिमरन वाला, तो सिमरन के केस में मैं ये जानना था, बिकॉज शी वाज यंग ऑल टुगेदर, तो उसके केस में क्या उसको एक रेगुलर एसआईपी ऑप्ट करनी चाहिए, या आजकल जैसे कॉन्सेप्ट चल रहा है स्टेप अप एसआईपी या टॉप अप एसआईपी का या एडिशनल परचेज का, तो उसको वो वाला मेथड फॉलो करना चाहिए या रेगुलर एसआईपी करनी चाहिए फॉर फर्स्ट इनिशियल 10 years जो वो कर रही है? डेफिनेटली उसे स्टेप अप करना चाहिए। हमने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी नहीं लिया, बिकॉज उससे फिर मैथ्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और हमने सोचा कि भाई सिंपल एक एग्जांपल दिखाते हैं, बिकॉज द पॉइंट इज डिफरेंट। बट आपको देखिए, एसआईपी स्टेप अप एसआईपी क्यों करते हैं, हमने क्यों ये इनोवेशन हम लेके आए इनटू द इंडस्ट्री, बिकॉज जनरली जो सैलरीड क्लास है या जिसकी इनकम आती है, राइट, वो साल बे साल आपकी इनकम तो बढ़ रही है। हम्म, तो अगर इनकम बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो वाई शुड द एसआईपी अमाउंट रिमेन द सेम, एग्रीड, बिल्कुल। राइट? तो अगर आपका समझ लीजिए भाई कोई सिमरन है या राज है, वो 25 साल में उसने अपनी एसआईपी शुरू करी सिमरन ने, हम्म, तो वो हो सकता है उसके पहले महीने की तनख्वाह से वो 25-30 हजार रुपये बचा सकती है। हम्म, साल भर के बाद उसकी तनख्वाह बढ़ेगी, इन्फ्लेशन की वजह से भी बढ़ती है और करियर ग्रोथ की वजह से भी बढ़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो दोनों वजह से अगर आपकी तनख्वाह बढ़ रही है, तो आप एसआईपी क्यों नहीं बढ़ाते? और जितनी ओके, आप एसआईपी बढ़ाएंगे उस हिसाब से इट्स लाइक अ रिमाइंडर टू यू कि भाई आप अपनी एसआईपी बढ़ाओ इन लाइन विद द इनकम दैट इज गोइंग। क्योंकि फ्लैट आप कर रहे हो, तो आप शुरू में जब आपने एसआईपी करी थी, हो सकता है दैट वाज 10-15% ऑफ योर इनकम। अगर आप फ्लैट रखोगे तो आफ्टर अ फ्यू इयर्स इट विल बी 5% ऑफ इनकम, देयरफॉर इट इज सब ऑप्टिमल। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, स्टेप अप एसआईपी इज अ वेरी गुड रिमाइंडर एंड अ वेरी सिंपल वे फॉर यू टू एस्टिमेट कि भाई मेरी इनकम किस रेट पे बढ़नी चाहिए, इसलिए मेरी सेविंग्स थ्रू एसआईपी भी उसी रेट पे बढ़नी चाहिए। इट इज तो एक, डेफिनेटली अ बेटर टूल। बिल्कुल वो परसेंटेज ऑफ सेविंग एलोकेशन वो उसी मेंटेन रहे, बिल्कुल, 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 सो दैट कहीं एक्सपेंस ना बढ़ जाए। आई एग्री, थैंक यू। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है विशाल जी आपसे कि किसी का अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है, जैसे सिमरन के केस में भी था, राज के केस में भी था, समाओ उन्होंने 35 की एज में शुरू करा, नेक्स्ट 25 years तक इन्वेस्टमेंट करी थी। तो एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि लमसम इज अ बेटर वे, अगर किसी के पास लमसम है अमाउंट, तो लमसम वाले को एसटीपी में जाना चाहिए या फिर एसआईपी में जाना चाहिए? सो देखिए, इसमें
actually STP, SIP is just a way of spreading that money, right? SIP works a lot for people who are salaried, जिसकी हर महीने इनकम आ रही है. बिल्कुल हर महीने इनकम आ रही है तो भाई आप लमसम बिल्डअप आप क्यों होने दे रहे हैं? आप हर महीने आप एक प्रोपोर्शन ऑफ इनकम अपनी बचा लिए SIP के थ्रू. उससे क्या होता है? डिसिप्लिन हो जाता है, रेगुलरिटी हो जाती है, राइट? बिल्कुल अब आपको महीने साल के एंड पे बोनस मिला, समझ लीजिए, वो आपको लमसम मिल गया. हाँ तो अब वो क्वेश्चन है कि उस लमसम को आप एक ही बार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या STP के रूट के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं. तो उस केस में जनरली क्या होता है कि आपको जब बोनस मिला, समझ लीजिए इस एग्जांपल में, हो सकता है मार्केट उस समय बहुत हाई हो, बहुत लो हो, आपको पता नहीं कि भाई अभी डालें नहीं डालें. अभी जैसे एक जेंटलमैन ने पूछा था कि भाई मार्केट अभी हाई है, वो व्यू है एक, राइट? तो उस केस में आई थिंक द सेम बेनिफिट ऑफ रूपी कॉस्ट एवरेजिंग आप STP के थ्रू ले रहे हैं कि भाई पैसे तो आपको मिल गए, बिल्कुल तो आप क्यों ना ऐसा करें कि भाई आप वही डिसिप्लिन और वही एवरेजिंग का जो बेनिफिट है वो आप STP के थ्रू करें. उस ओके केस में डिफरेंस ये है SIP STP के में कि भाई SIP में आपकी इनकम आई नहीं थी, जब आती जा रही है आप डालते जा रहे हैं. यहाँ पे आपको इनकम मिल गई, बोनस मिल गया आपको, बिल्कुल आप बिल्कुल एक दिन डालने के बजाय आपने उसको स्प्रेड आउट कर दिया, और स्प्रेड आउट करने की वजह से वही बेनिफिट ऑफ रूपी कॉस्ट एवरेजिंग एंड डिसिप्लिन आपने उसका एडवांटेज लिया. तो आपके हिसाब से जो भी लमसम इन्वेस्टमेंट है या एक विंडफॉल गेन आता है इनकम के अंदर, चाहे वो बोनस के फॉर्म में चाहे XYZ फॉर्म में हो, तो उसको हम डेट फंड में इन्वेस्ट कर STP दें के और थ्रू करें. वहाँ से STP शुरू कर दें. Correct. तो इसके अंदर बस मेरी मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी अपने सारे पार्टनर्स के कि एग्जिट लोड का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि STP आपकी हर मंथ शुरू हो जाएगी फ्रॉम नेक्स्ट मंथ इटसेल्फ. तो नियर अबाउट जिसका भी सबसे कम एग्जिट लोड हो उस उन्हीं फंड्स पे लमसम इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखें. सो मेरी तरफ से इतना ही. एक बारी श्रेया, हम लोग क्वेरी सेशन एक बारी फॉर आवर ऑडियंस एक बारी ओपन कर सकते हैं? Yes, sir. धन्यवाद विशाल जी. I request all the participants, if you have any question you can ask, and Mr. Anand Sharma will be discussing them. So there is a question in chat box from Prakash ji. How to find the rolling or SIP rate of return? ये सर काफी सारे इंडस्ट्री में कैलकुलेटर्स वगैरह जो हैं, वेबसाइट्स हैं, दे विल गिव दैट टू यू. जो डेटा पब्लिश होता है वो काफी सारे वेबसाइट्स में या जो डेटाबेसेस हैं उसमें जो पॉपुलर है वो ये है कि भाई 1 साल का या 3 साल का या 5 साल का पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न वो पॉपुलर है, बिकॉज इट इज लाइक आई सेड इजी टू अंडरस्टैंड. बट ज्यादातर साइट्स में या ज्यादातर डेटाबेसेस में आप देखेंगे कि रोलिंग रिटर्न्स भी आपको मिल सकते हैं. There's same question. If a fund gives negative return in a time period, then continue for a while or switch? So like we saw कि just because a fund has negative return, देखिए हर फंड नेगेटिव रिटर्न देगा ये आप मान के चलिए, बिकॉज मार्केट नेगेटिव रिटर्न देगा तो फंड पॉजिटिव कैसे दे सकता है? तो कभी नहीं दे सकता. तो आपको ये देखना है कि भाई मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी तो आपके फंड में भी वॉलेटिलिटी रहेगी. फंड मैनेजर मार्केट को बीट कर पा रहा है कि नहीं, इज व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन दैट. और उसको देखने के लिए आपको खाली एक साइकिल या बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड आपको नहीं देखना है. आपको ये देखना है कि भाई ओवर टाइम इज दिस अ फंड मैनेजर और फंड हाउस दैट यू आर कंफर्टेबल विद, समवन इज मॉनिटरिंग देम, someone is doing all the analytics behind it to see कि भाई रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ वगैरह जो है, पोर्टफोलियो क्वालिटी है, उनका जो इन्वेस्टमेंट थीसिस है वो सब स्ट्रॉन्ग है. That is where a lot of research and the expertise of a distributor or a expert comes in. वो सब करने के बाद you can then see whether you're comfortable with the fund or not. So ये आप मान के चलिए कि हर फंड नेगेटिव तो हो गए. कौन से पीरियड में नेगेटिव है, आप उसको रिलेटिवली कैसे इवैल्यूएट करें इज अ मैटर ऑफ टाइम. उसका एक कोई मंत्र नहीं है. तो अगर ज्यादातर फंड्स पॉजिटिव हैं, अगर यही फंड एक नेगेटिव है, तो आपको ये पूछना है पहले कि भाई क्यों नेगेटिव है. हो सकता है बहुत अच्छे रीजन की वजह से नेगेटिव हो सकता है कि वो वही फंड अगर आगे जाके 3 साल में बेस्ट परफॉर्मिंग फंड, और ये भी हो सकता है कि वो फंड एक्चुअली लैगर्ड है, उसमें ठीक से मैनेज नहीं हो रहा है पैसा, वो हो सकता है कभी रिकवर ना करे. तो ये सब थोड़ी डिटेल की चीजें हैं, विच इज वेयर एक्सपर्टीज कम्स इन.
तो जो डीप रिसर्च होती है, जैसे अनंत जी हैं वो प्रोडक्ट देखते हैं, तो वो ये सब क्वेश्चंस फंड मैनेजर से करते हैं। वो ये सब रिसर्च देखते हैं कि भाई पोर्टफोलियो क्वालिटी कैसी है, डेटा क्या दिखा रहा है, उनकी कमेंट्री क्या बता रही है, अगर नेगेटिव है तो क्यों है। फंड मैनेजर की कमेंट्री से आपको पता चल जाएगा कि भाई कहाँ पे उनका कन्विक्शन है और रिकवरी आपको कहाँ दिख रही है। जैसा कि हमने देखा एसआईपी के केस में, नेगेटिव रिटर्न इन द पास्ट कैन एक्चुअली बी अ वेरी पॉजिटिव रिटर्न इन द फ्यूचर। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही फंड लैगार्ड होगा। काफी बार ये होता है कि उस फंड मैनेजर का जिस सेक्टर्स या जिस थीम्स पे कन्विक्शन था वो अभी नहीं चली है, इसलिए वो नेगेटिव है, बट इसी वजह से वो फ्यूचर में ज्यादा प्रोबेबल है चलने के लिए, इसलिए वो हो सकता है फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्म करे। So sorry, it's not a definitive answer because I can't give a definitive answer. This is something that one has to look at case by case. बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ विशाल जी। इसमें बिफोर टेकिंग एग्जिट कॉल फ्रॉम एनी ऑफ द फंड, one should go through the portfolio entirely and why need to find out the reason as well why the fund has been performed, फंड ने परफॉर्मेंस क्यों नहीं दी है। और यहाँ पे एक एडवाइजर का हमारा या मेरे पार्टनर्स का रोल आता है पूरा का पूरा, अपने क्लाइंट्स को उस हिसाब से सही राय देने का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, There is a question from Mahendra ji. Could we invest STP at low level automatically? Or like we said in the first and many of the cases, every day is a good time to invest. तो अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास लमसम है, आपकी नीड है, तो प्लीज गो अहेड एंड डू एन STP राइट अवे। डोंट वेट, बिकॉज वो वेटिंग के चक्कर में कब मार्केट कहाँ निकल जाए इज समथिंग दैट यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। कीप इन माइंड कि आपकी गोल क्या है। अगर आपका गोल साल भर, 1.5 साल, 2 साल का है, तो आई वुड बी वेरी कॉशियस, लाइक वी सॉ इन द फर्स्ट केस विद सिमरन, कि भाई 3 साल का गोल है तो आप ओवरवेट इक्विटी बहुत ज्यादा नहीं हो सकते। अगर आप हो रहे हैं तो यू आर टेकिंग अ रिस्क, बी अवेयर ऑफ दैट। बट अगर गोल आपका लॉन्ग टर्म है तो एब्सोल्युटली यू शुड बी एबल टू डू एन STP irrespective of market level. Thank you, sir. I request all the participants, if they have any more question, they can post on the chat box. As I see there are no more questions, I would like to thank Mr. Vishal Kapoor for joining and sharing his wonderful thought with our audience today and giving us his valuable time. Thank you so much, Mr. Vishal Kapoor. Thank you for having me and wish you all a great evening ahead and happy investing. Thank you Anand, thank you Nilesh. थैंक यू विशाल जी, आपके सारे इनसाइट से काफी गाइडेंस। आई एम श्योर टू आवर पार्टनर्स, हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा है आपके एक्सपीरियंस से। थैंक यू वेरी मच। और मैं अपने श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे साथ आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू। I would also like to thank Mr. Anand Sharma for connecting with us and making this session interactive. It was truly our pleasure to have you both with us. This is all for today's event. I'd like to thank for joining this session to all of them. Thank you. The recording, thank you, sir. The recording of this session will be shared soon.